इस वीडियो में पढ़ेंगे हम अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण की हेडिंग 1.2 रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पर आधारित प्रश्न। और वो प्रश्न है पाठगत प्रश्न 1-2, पहले 2 प्रश्न हैं और फिर दूसरे पार्ट में है 1-2-3, प्रश्न संख्या 1-2-3। ये चूँकि आप जानते हो कि रासायनिक अभिक्रियाओं के जो प्रकार हैं वो 5 प्रकार है, तो 2 प्रश्न पहले प्रकार पे हैं और 3 प्रश्न बाद के प्रकार पे हैं। तो उसको आइए हम अब पाठगत प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 को, यह है प्रश्न संख्या 1। यह प्रश्न आधारित है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पर। अब ये पहला प्रश्न है, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। अब पहला हमको काम करना है कि पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखना है। तो आप जानते हो चूने का प्रयोग होता है सफ़ेदी करने के लिए, लेकिन चूने के विलयन का प्रयोग होता है तो हमको चूने का नाम लिखना है। तो इसका आंसर है पदार्थ X का नाम CaO कैल्शियम ऑक्साइड या बिना बुझा हुआ चूना है। ये तो एडिशनल हमने कर दिया, ये उसका उत्तर नहीं है। इसके विलयन का नाम CaOH ट्वाइस है। यही जब हम जल में घोलते हैं तो यह विलयन बनता है, तो इसी का उपयोग किया जाता है। लेकिन यह नहीं पूछ रहा है, प्रश्न है कि X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। X का नाम बताना, X का नाम, तो X का नाम कितना है? CaO कैल्शियम ऑक्साइड या बिना बुझा हुआ चूना, यही इसका आंसर है। इतना ही है, ये एडिशनल है। अगर ये प्रश्न बन जाएगा तब कि चूने को जब पानी में भिगोते हैं तो उसका विलयन का सूत्र क्या है, तब जाके ये बनेगा। उसका विलयन का सूत्र है CaOH ट्वाइस, और यही विलयन सफ़ेदी करने के काम में आता है। ठीक है, चलिए अब इसी पर आधारित दूसरा प्रश्न है। इसी प्रश्न पर सेकंड पार्ट है कि ऊपर एक में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। अब जल के साथ अभिक्रिया लिखना है, तो पदार्थ है CaO और जल के साथ अभिक्रिया मतलब H2O के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो बना रहा है CaOH ट्वाइस, और साथ में बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा भी निकलती है। तो यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का भी उदाहरण हो सकता है। ये एक अलग से प्रश्न बन सकता है इस समीकरण पर आधारित, कि यह दे और पूछ ले आपसे कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है और संयोजी अभिक्रिया भी है, क्योंकि इसमें CaO और H2O मिलकर के CaOH ट्वाइस बना रहे हैं। तो 2 अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बना रहे हैं, तो संयोजी अभिक्रिया भी है। लेकिन संयोजी अभिक्रिया में चूँकि इसमें से ऊष्मा भी निकल रही है, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ये दोनों अभिक्रियाओं का उदाहरण हो सकता है। लेकिन जो यहाँ पे लिखा गया है, जो प्रश्न लिखा गया और जो उत्तर लिखा गया है, तो यही आपको लिखना है, यही इसका उत्तर है। ठीक है, चलिए ठीक है। अब इसी प्रश्न में दूसरा प्रश्न है, क्रियाकलाप 1.7 में एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से 2 गुनी क्यों है, उस गैस का नाम बताइए। देखिए, इसका जवाब तो बड़ा सिंपल सा है, छोटा सा है, लेकिन हमने कहा कि आपको समझने में दिक्कत होगी, तो हम क्रियाकलाप 1.7 को उठा लाए आपके पास। ये क्रियाकलाप 1.7 है, इसमें जल है और इसमें जल का वैद्युत अपघटन किया जा रहा है, और 2 परखनली है। इन दोनों परखनलियों में जल के अपघटन से 2 गैसें निकलती हैं। एक निकलता है हाइड्रोजन गैस, दूसरा निकलता है ऑक्सीजन गैस, क्योंकि जल H2O से ही बनता है। तो इसी पर आधारित ये प्रश्न है कि जो एकत्रित गैस है परखनलियों में, उसमें से एक की मात्रा
दूसरी से 2 गुनी क्यों है। अब देखिए किसकी मात्रा 2 गुनी है, तो हाइड्रोजन की मात्रा 2 गुनी है। लेकिन प्रश्न ये नहीं है कि अब यहाँ पे प्रश्न है उसका नाम बताइए, तो उसका नाम है हाइड्रोजन, जिसकी 2 गुनी है उसका नाम है हाइड्रोजन। लेकिन प्रश्न यह भी है कि 2 गुनी क्यों है, क्यों 2 गुनी प्राप्त हो रही है। तो इसका जवाब है परख नली में एकत्रित गैस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जल के विद्युत अपघटन से प्राप्त होती हैं। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 है, 2:1 है। अतः हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन से 2 गुनी प्राप्त होती है। आप जानते हो कि जल का सूत्र है H2O। तो जल के सूत्र में हाइड्रोजन कितना है, 2 परमाणु है और ऑक्सीजन 1 परमाणु। तो जब भी प्राप्त होगा तो हाइड्रोजन 2 गुना प्राप्त होगा और ऑक्सीजन आधा प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये आपका। अब इसमें एक क्वेश्चन और भी बन सकता है। क्या बन सकता है कि जल के विद्युत अपघटन से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस पे प्राप्त होते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन जो प्राप्त होता है वह कैथोड पर प्राप्त होता है। हाइड्रोजन किस पे प्राप्त होता है, कैथोड पे प्राप्त होता है, और ऑक्सीजन गैस एनोड पे प्राप्त होती है। ठीक है, ये भी एक प्रश्न बन सकता है कि कैथोड पे कौन प्राप्त होता है और एनोड पे कौन प्राप्त होता है। तो हाइड्रोजन प्राप्त होता है कैथोड पे और ऑक्सीजन प्राप्त होता है एनोड पे। ठीक है, चलिए भाई, आपको अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो हम आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो एक्सप्लेन करते रहेंगे। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर जो दूसरे आगे के अभिक्रियाओं पर आधारित है, जिसमें 1, 2, 3 हमने दिखाया था, उस पे आते हैं। यह प्रश्न पहला प्रश्न है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। जब लोहे, यहाँ पे देखिए ये प्रयोग दिखाया गया है, यह कॉपर सल्फेट का विलयन है, इसमें लोहे की कील डुबोई जा रही है और परिणाम क्या आ रहा है कि विलयन का रंग बदल जा रहा है। इसका रंग अलग है, इसका रंग अलग है, और कील के का भी कलर प्रभावित हो रहा है। तो क्यों बदल जाता है, विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो इसका उत्तर है, देखिए यह प्रश्न किस पर आधारित है, यह विस्थापन अभिक्रिया पर आधारित है। विस्थापन अभिक्रिया समझ रहे होंगे, जब एक धातु दूसरे धातु की से अधिक क्रियाशील होता है तो पहले धातु के लवण को क्या करता है कि वह धातु के लवण से पहले धातु को हटा देता है और अपने आकर के जुड़ जाता है, तो एक धातु को विस्थापित कर देता है। तो इस तरह से यह प्रश्न इसी पर आधारित है। और कहा जा रहा है कि जब लोहे की कील को, यानी लोहे को कॉपर सल्फेट, तो यहाँ पे कॉपर क्या है, ये भी धातु है और लोहा भी धातु है। ये 2 धातुओं का आपस में क्रियाशीलता की तुलना होगी, और सल्फेट लवण है। तो कह रहा है कि लोहा तांबे की तुलना में, तांबा मतलब कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील धातु है, जिसके कारण लोहा कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में से तांबे को विस्थापित कर देता है और इसकी जगह खुद ले लेता है और आयरन सल्फेट का निर्माण करता है। चूँकि कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील लोहा है तो कॉपर को हटा देता है और स्वयं आकर के आयरन सल्फेट विलयन बना लेता है। और जब खुद आकर के आयरन सल्फेट बना लेता है तो उसका रंग कैसा होता है, हल्का हरा होता है। तो आइए देखते हैं इस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण क्या है। तो Fe लोहे की कील है, कॉपर सल्फेट का विलयन नीला है, इससे आकर के अभिक्रिया कर रही है। तो Fe कॉपर को हटा करके Fe यहाँ पे आकर के आयरन सल्फेट बना रहा है और कॉपर को हटा दिया, तो कॉपर का रंग भूरा हो जाता है। कॉपर का रंग भूरा होता है, वो आकर के कील पर जम जाती है, लोहे की कील पर जम जाती है, तो भूरे रंग का कॉपर इस पे आके जम जाता है। तो कील का रंग कैसा हो जाता है, भूरा।
किल का रंग भूरा, क्योंकि उस पर कापर आके जम जाता है। और आयरन जो है, आयरन सल्फेट विलेन में जो घुल जाता है, जिससे वह विलेन हरा हो जाता है। आयरन आकर के इसमें सल्फेट के साथ जुड़ जाता है तो विलेन हरा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। कापर सल्फेट का रंग नीला होता है, आयरन सल्फेट का रंग हरा होता है। चूँकि कापर सल्फेट से कापर को हटा करके आयरन आकर के आयरन सल्फेट बना लेता है, इसलिए नीला रंग हरा हो जाता है। अब देखते हैं दूसरे प्रश्न को।